तो ये दोस्तों आज से फिर जुड़ चुके हैं आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है संज्ञा। तो इनसे लगभग 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं 10th या 12th के बोर्ड्स में, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो आपको संज्ञा के टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आइए इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा अर्थात जैसे आपको कोई अगर बोले आपकी संज्ञा क्या है, तो अब क्या बताइएगा किसी को। संज्ञा अर्थात नाम, जिस किसी का भी नाम है दुनिया में, जो जिस किसी का नाम है समझ आइए वो संज्ञा है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा मतलब जिसको बोलते हैं नाउन, नाउन मतलब नाम। तो आपको जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे, जनरली भाषा में कोई पूछ देता है कि आपकी संज्ञा क्या है, तो आपकी संज्ञा मतलब आपका वो नाम पूछ रहा है। तो एक्चुअल में संज्ञा नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको संज्ञा पूछे क्या हुआ, तो शॉर्ट भाषा आप कह सकते हैं नाम को ही संज्ञा कहते हैं। या परिभाषा बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फलना ठिकाना, जितना भी आप बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम उसका संज्ञा कहते हैं। तो आइए आज हमें आप परिभाषा नहीं लिखने वाले हैं, आपको इस सभी के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, आपको यदि इसका भाषा लिखा हुआ और नोट्स लिखा हुआ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक होगा अबाउट सेशन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप इसका नोट्स को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो संज्ञा मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जखनी नाम आ गया मतलब वही संज्ञा है। अब देखिए, तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात नाम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नाम यदि बात कीजिएगा तो नाम मुख्य रूप से 5 प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात संज्ञा 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, या कोई मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई लड़का है जो कहीं जा रहा है, उसको एक मान लीजिए लड़की दिखती है और देख कर कहता है बड़ी अच्छा, ये बड़ी लड़की बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी लग रही है लड़की। तो कहने का मतलब क्या है, वो उस समय उस लड़की का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसको नाम नहीं पता है, केवल कह रहा है वो लड़की सुंदर है। और कुछ दिन के बाद उसको पता चलता है इस लड़की का नाम बेवफा सनम है, या मतलब कोई भी नाम पता कर सकते हैं क्या उसका नाम है। तो अब देखिए, जिस समय आपने पहले बार उसको देखा, या जिस लड़का उसको पहली बार देखा, तो उसमें उन्होंने लड़की से संबोधित किया, अर्थात समस्त लड़की जाति का बोध हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उसका नाम पता चला कि उसका नाम बेवफा सनम है जो फलनामा गली में रहती है। तो अर्थात उसका प्रॉपर नाम की आप चर्चा कर रहे हैं। अर्थात लड़की जो है, लड़की को आप कह सकते हैं लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़की का आवाज हमको समस्त जाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे इसका अगर नाम ले लेते हैं, जैसे मान आप बोलते हैं इसका फला मान लेते बेवफा सनम इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थात जिस नाम को बोलने से हमको समस्त जाति का बोध होगा उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, और जिस नाम को बोलने से केवल एक ही पर्सन का बोध होगा उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कोई गरा है, मान लीजिए कोई गरा है, गरा, और उसी गरा में से अपना क्या है, एक पृथ्वी नामक गरा है अपना, पृथ्वी। ठीक है बच्चों, तो क्या है गरा मतलब बहुत सारे गरा आ सकते हैं, और पृथ्वी मतलब प्रॉपर अपना पृथ्वी का बात हो रहा है। इसलिए गरा में गरा कहने से बहुत सारे गरा का बोध हो रहा है, अर्थात गरा एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसी पृथ्वी का केवल एक ही पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी का बोध हो रहा है, मतलब कि पृथ्वी एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है पृथ्वी। ठीक है बच्चों, पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गरा कह देंगे तो गरा एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी में आपका दी तारा, तो तारा में ब्रह्मांड में बहुत सारे तारा हैं, लेकिन उसमें से कह देंगे सन यानी सूरज, तो सूरज उसी तारा में से एक तारा है। तो सूरज एक प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। हम कह सकते हैं कि सूरज कह सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन तारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर समझाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आगे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं गाय, गाय का लाश हमको समस्त गाय जाति का बोध हो रहा है। तो जिस किसी भी नाम के बोलने से यदि उसके समस्त जाति का बोध हो रहा हो, एक से अधिक व्यक्ति का या एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा हो, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसको बोलते हैं जिसको बोलना से केवल एक ही पर्सन का बोध हो, अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति का मतलब ये नहीं खाली व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं जैसे देश, और एक मान लेते बोल रहे हैं भारत। तो देश मतलब कालास की बहुत सारे
जितना भी दुनिया में देश है सभी देश का बोध हो रहा है। लेकिन भारत बोल रहा है केवल उसी देश में रहने वाले, उसी देश में स्थित जो एक, उसी देश में से, संपूर्ण देश में से एक देश भारत है। तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन देश क्या है? देश का हमको समस्त देश का बोध हो रहा है, अर्थात समस्त देश जाति का बोध हो रहा है। इसको बोलेंगे देश को बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा और भारत को बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जैसे हम बोलते हैं कि पर्वत बोला हमको समस्त दुनिया में जितना भी पर्वत है सबका बोध हो रहा है। लेकिन उसी में यदि हम बोलते हैं कि हिमालय, तो हिमालय बोलना से कि उसी समस्त पर्वत में से किसी एक प्रोपर का नाम है हिमालय, अर्थात हिमालय बोलना से हमको एक का बोध हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे हिमालय को व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पर्वत जितने भी उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आया होगा। यदि परिभाषा आप लेना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता होगा उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब ये हुआ कि जिससे समस्त जाति का बोध हो रहा हो, समस्त समुदाय का बोध हो रहा हो, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा पे। समूहवाचक संज्ञा पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं या आम सभा कहीं लगा हुआ है, या सर आप अभी जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्लास में बच्चे बैठे हुए अगर कोई आएगा तो यहाँ पर देखिए समूह है, एक बच्चों का एक समूह है, या कहीं जाते पंचायती होता है गाँव देहात में, तो पंचायती में एक लोग नहीं होता, बहुत सारा भीड़ होता है वहाँ पे, या कहीं पार्लियामेंट है वहाँ पे बैठक होता है, सभी नेता लीडर लोग बैठते हैं, तो एक समूह है। तो अर्थात जिस किसी का भी आपको वहाँ पर बहुत भीड़ नजर आए, समूह नजर आए, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोल सकते हैं वर्ग का मतलब कि क्लास हो गया। जैसे आप गुच्छा बोल सकते हैं, गुच्छा, तो गुच्छा कहने का अर्थ हुआ कि गुच्छा बोलना से हमको ये स्पष्ट हो रहा है गुच्छा में बहुत सारे जैसे अंगूर बोलते हैं, अंगूर गुच्छा, तो बहुत सारे अंगूर होंगे। चाबी का गुच्छा, चाबी बहुत सारा उसमें होगा, तो गुच्छा कहने मतलब कि समूह का बोध हो रहा है उसमें। ठीक है, या बोल सकते हैं सभा, बोल सकते हैं सभा में भी सभा एक आदमी से नहीं होता है, सभा कम से कम 10-20 लोग रहता है तब में सभा होता है, तो सभा भी कह सकते हैं आप कि समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद पार्लियामेंट कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह दीजिए। ठीक है, तो उस सभी क्या है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कि जिससे किसी समूह का बोध हो रहा होगा, अर्थात जहाँ भीड़ होगा उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब मटेरियल हुआ। ठीक है, तो मटेरियल में जैसे मान लीजिए हमको कहेगा आप पूर्व, जैसे मार्कर है, तो मार्कर के यदि नाम अब लेते हैं कि ये जैसे मार्कर है, तो मार्कर है, तो मार्कर तो सिंपल हो जाए जातिवाचक। अब बोल देंगे ब्लू मार्कर है, तो ब्लू मार्कर हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे हमारी चश्मा है, और जैसे हमारी पानी है, दूध है, घी है, ये सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, घी हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, द्रव्य मतलब जिसको नापा तोला जा सकता हो उसे क्या बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब हुआ जिसको नापा या तोला ना जा सकता हो, जिसको केवल महसूस किया जा सकता हो, अनुभव किया जा सकता हो। ठीक है, किसी की दशा का बोध होता हो, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए कहेंगे ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी, अब देखिए ईमानदारी को कोई बताइए नाप सकता है इसको? हमारे पास 2 किलो ईमानदारी है, 4 किलो ईमानदारी है, या हमारे पास 1 ईमानदारी है, 2 की ईमानदारी है। बुढ़ापा हो गया, बेईमानी हो गया, अच्छाई हो गया, दयालु हो गया, ममता हो गया, ये सब क्या है ममता। ये सभी हम कह सकते हैं आप कि भाववाचक संज्ञा है। ये केवल फीलिंग्स की बातें होती है, मतलब भाव का बोध होता है इसे। ठीक है, इसीलिए इसे वो कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 समझ में आया होगा। और एक संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण भी है, उसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया है उसके अनुसार देख लेते हैं एक बार। संज्ञा को आधुनिक वर्गीकरण में 2 भागों में बांटा गया। एक होता है कि गणनीय संज्ञा, और एक होता है अगणनीय संज्ञा। 2 नंबर में होता है अगणनीय संज्ञा होता है। अब देखिए गणनीय संज्ञा मतलब जिसको गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं बाबू, जिसको गिन सकते हैं उसको गणनीय संज्ञा कहेंगे। जिसको नहीं गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे अगणनीय संज्ञा कहेंगे। अर्थात जिसको गिन देंगे उसको गणनीय संज्ञा कहेंगे, जिसको नहीं गिनेंगे उसको अगणनीय संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप गणनीय संज्ञा बोल सकते हैं बेंच, टेबल, कुर्सी, आदमी, मनुष्य, गाय, भैंस, इसको क्या कर सकते गिन सकते हैं सबको। लेकिन किसको नहीं गिन सकते हैं, देखिए ईमानदारी, बुढ़ापा, इसको नहीं गिन सकते, पानी, दूध को नहीं गिन सकते हैं, ये अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत। आप इसको कह भी सकते हैं अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत ये द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा को रखा गया है, और गणनीय संज्ञा के अंदर में इस सब को रखा गया इधर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इसी प्रकार से मुश्किल से बहुत ही कम ही समय में आपको हम पूरे हिंदी व्याकरण का आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ प्ले लिस्ट में और पूरे हिंदी व्याकरण को आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।